हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का वीडियो नंबर 6 बनाने जा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट का। आपको पता है कि हम कोशिका वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर हमने कुछ कोशिकांगों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी कोशिकांगों और अन्य कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है, यानी दोहरी झिल्ली से बना होता है। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। बाह्य झिल्ली जो होती है वो तो इसकी इस तरीके से होता है ये अंग, और जो आंतरिक झिल्ली होती है उसमें वलन पाए जाते हैं। बाहरी झिल्ली में कोई वलन नहीं पाए जाते, और आंतरिक झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, अंगुलीनुमा प्रबंध या वलन पाए जाते हैं। और इन वलन पर एक F1 कण उपस्थित होते हैं। वलन पर रैकेट के आकार की संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, F1 कण कहते हैं। ये जो F1 कण होता है यहीं पर खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है श्वसन क्रिया के अंतर्गत, और खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के समय ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा इस एटीपी के अंदर संग्रहित रहती है। एटीपी के अंदर जो ऊर्जा संग्रहित रहती है उसी ऊर्जा को हम अपने विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसीलिए और ये एटीपी के रूप में, ये जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित रहती है जिसे अपन अपने विभिन्न कार्यों को संपन्न करने में उपयोग में ले लेते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं या बिजली घर कहते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का क्या कहते हैं, शक्ति गृह, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा संग्रहित रहती है। किस रूप में संग्रहित रहती है, एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। कहाँ पर होती है ये प्रक्रिया, इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया पर, उस पर उपस्थित रैकेटनुमा संरचना F1 कण, टेनिस का जो रैकेट होता है उसकी आकृति के कण पाए जाते हैं, F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं उन्हें। वहीं पर ये प्रक्रिया संपन्न होती है और संपन्न होने के पश्चात ऊर्जा मुक्त होती है। वो ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी एक और विशेषता ये होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का स्वयं का अलग से डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अलग से डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, जिनके कारण माइटोकॉन्ड्रिया अपना जो प्रोटीन है, क्योंकि डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो मीन्स डीएनए से जो प्रोटीन बनता है, डीएनए उपस्थित है और राइबोसोम उपस्थित है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन जो है वो बना सकता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। आंतरिक झिल्ली पर वलन पाए जाते हैं। उस वलन पर रैकेट के टेनिस के रैकेट के समान F1 कण पाए जाते हैं, जहाँ खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। जब आवश्यक होती है वहाँ से ले ली जाती है। इसीलिए इसे हम कोशिका का क्या कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का एक खुद का अलग से डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जिनकी सहायता से ये अपना स्वयं का प्रोटीन जो है वो निर्मित कर सकता है। तो ये हमने पढ़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगला कोशिकांग पढ़ने जा रहे हैं हम लवक या प्लास्टिड्स। लवक जो होते हैं वो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में इनका क्या होता है, अभाव होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के समान ये भी दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग से क्या होते हैं, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, मीन्स दोहरी झिल्ली से ढके हुए होते हैं। तथा माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही इनमें भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। जो प्लास्टिड्स होते हैं उसके दो भाग होते हैं, एक ग्रेना होता है और एक स्ट्रोमा होता है। प्लास्टिड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो ल्यूकोप्लास्ट जो कि रंगहीन होते हैं, और एक क्रोमोप्लास्ट जो कि क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। तो इस प्रकार प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, रंगहीन और रंगीन। रंगहीन वाले भाग जो होते हैं उनमें कुछ पदार्थों का संचय होता है ना। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जैसे स्टार्च है, तेल है, प्रोटीन है, इन सब खाद्य पदार्थों का ये संचय करते हैं जो ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं उनमें
रंगीन वर्णक होते हैं जो पुष्प के और फलों के जो रंग होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होते हैं। क्रोमोप्लास्ट ही उनको रंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट की जो होता है वो पत्तियों में पाया जाता है। इसी के कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं और वो प्रकाश संश्लेषण जो है उसके लिए उत्तरदायी भी होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, वही प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। और क्लोरोफिल के अतिरिक्त क्लोरोप्लास्ट में और भी वर्णक पाए जाते हैं, जैसे पीले रंग के, नारंगी रंग के, वो भी प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट की सहायता से में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से ही पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा निर्मित कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्लास्टिड भी पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। प्लास्टिड्स के दो प्रकार होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो रंगहीन होते हैं, जो कि स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थों को संचित करते हैं, जैसे जड़ों में संचित हो जाए, है ना, तनों में संचित हो जाए, इस तरीके से बीज में संचित हो जाए, फलों में संचित हो जाए, लेकिन रंगहीन होते हैं ये, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरे रंग का होता है और वो उसमें क्लोरोफिल यानी हरे वर्णक के अतिरिक्त पीले और नारंगी वर्णक भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो कि हरे रंग का होता है, इसके अतिरिक्त पीले और नारंगी वर्णक भी होते हैं। क्लोरोफिल की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अलावा जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें कई रंगीन अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रसधानियाँ। रसधानियाँ क्या होती है? पादप कोशिकाओं में जो रसधानियाँ होती हैं वो बड़ी बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में या तो कम होती है या अनुपस्थित होती है। क्या होती है रसधानियाँ? ये ठोस और तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं जो एक झिल्ली द्वारा घिरी हुई होती हैं। जंतु कोशिकाओं में संग्रह करने की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती है, इनमें इसलिए छोटी छोटी होती है और अधिक होती है, जबकि वनस्पतियों में कोशिका में ये बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। और अधिकांश भाग जो है उसको घेर लेती है वनस्पति कोशिका के, पादप कोशिका के अधिकांश भाग को ये घेर लेती हैं, ठीक। पौधे को दृढ़ता प्रदान करती है, स्फीति प्रदान करती है, आवश्यक पदार्थों का जो होते हैं पौधे के उन्हें संग्रह करती है, जैसे अमीनो अम्ल है, शर्करा है, कार्बनिक अम्ल है, प्रोटीन है, इन सब का संग्रह कर लेती हैं। इसके अलावा जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा में खाद्य रसधानी पाई जाती है जिसमें खाद्य पदार्थ होते हैं, और कुछ जीवों में अतिरिक्त जल और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी रसधानियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके अंदर उन पदार्थों को संचित कर लिया जाता है और समय समय पर शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने सभी कोशिकांगों के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानियों के बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।